बोले लो तो भाई। करें स्टार्ट सर? करो। Accounting Standard 2. Evaluation of inventories. This accounting standard includes paragraphs set in bold, italic type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold, italic type indicate the main principle. The accounting standard should be read in the context of its objective, the preface to the statement of accounting standard, and the applicability of the accounting standard to various entities. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दोनों पैराग्राफ इंक्लूड है, बोल्ड इटैलिक टाइप और प्लेन टाइप। बोल्ड इटैलिक में मेन प्रिंसिपल्स होते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जिससे कि पता चलता है कि मेन की इसकी एप्लीकेबिलिटी वेरियस एंटिटीज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या है। ऑब्जेक्टिव statements until the related revenue are recognized. प्राइमरी इशू क्या है कि वो इन्वेंट्रीज, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज का है कि इन्वेंट्री जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस वैल्यू पे कैरी करनी है जब तक कि रिलेटेड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो जाती, मतलब वो बिक नहीं जाती है, उनकी सेल नहीं हो जाती है, वो टर्नओवर में नहीं आ जाती है। The standard deals with the determination of such value, including डिटरमाइन करने के लिए ये स्टैंडर्ड डील कर रहा है। इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की असर्टेनमेंट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वो दोनों इसमें चेक की जाती है। स्कोप, दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज अदर देन। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो स्टैंडर्ड है वो इन्वेंट्री की अकाउंटिंग के लिए अप्लाई होगा, लेकिन अदर देन यानी जो बिलो मेंशन है उनको छोड़ के। छोड़ना किस किस को है? वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग डायरेक्टली रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है या उसमें जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी छोड़ देना है, क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में आएंगे। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट उनको उसी के अकॉर्डिंगली डील करना है।
we have work in progress arising in ordinary course of business of service providers. सर्विस प्रोवाइडर के ऑर्डिनरी कोर्स में जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको भी छोड़ इसके थ्रू नहीं कैलकुलेट करना. शेयर डिवेंचर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. शेयर डिवेंचर या बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि एज स्टॉक इन ट्रेड है. एंड प्रोड्यूसर inventory of livestock, agricultural and forest product and mineral oil, ores and gases to the extent that they are measured at net realizable value in accordance with well-established practices in those industries. So, inventory of livestock, agriculture, forest या mineral oil, ores and gases को भी इस स्टैंडर्ड के थ्रू वैल्यू नहीं करना है. वो उन्हीं इंडस्ट्रीज की वेल एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग्स में उनको वैल्यू करना है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज द इन्वेंटरी रेफर टू इन पैराग्राफ 1 ऑफ डी, यानी अभी जो हम कर रहे थे लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और मिनरल ऑयल, ओर्स एंड गैसेस are measured at net realizable value at certain stages of production. उसको net realizable value of certain stages of production पे करते हैं. This occur, for example, when agricultural crops have been harvested or mineral oil, ores and gases have been extracted and sale is assured under a forward contract or a government guarantee, or when a homogeneous market exists and there is a negligible risk of failure to sell, these inventories are excluded from the scope of this standard. ये जनरली क्या होता है, एग्रीकल्चर क्रॉप जो हार्वेस्ट हो चुकी है, मतलब जो बड़ी हो चुकी हैं, या मिनरल ऑयल, ओर्स और गैसेस जो निकाले जा चुके हैं और जिनकी सेल एश्योर्ड है अंडर ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है, या उसी तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी मार्केट एग्जिस्ट करती है और उनको बेचने का रिस्क जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल रिस्क है, तब उनकी इन्वेंट्री की वैल्यू की जाती है, लेकिन उसको स्टैंडर्ड से नहीं वैल्यू किया जाता. Definitions. Good morning. The following terms are used in this standard with the meaning specified. अब following terms हैं इसमें जो जिनका मीनिंग स्पेसिफिक मीनिंग है. Inventories are assets. Inventories क्या हैं? Assets हैं. Held for sale in ordinary course of business है, जो कि ordinary course of business में बेचने के लिए रखी जाती हैं. In the process of production of such sale, या प्रोडक्शन ऑफ सच सेल के लिए वो रखी जा रही है, या इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, या प्रोडक्शन प्रोसेस के में कंज्यूम करने के लिए वो मटेरियल या सप्लाईज रखी गई है, या जो सर्विसेज है उसको रेंडर करने के लिए वो यूज में आती है. Net realizable value. What is net realizable value? Is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and the estimated cost necessary to make the sale. तो net realizable value क्या है कि selling price in the ordinary course of business उसमें से लेस कर देंगे कि अगर वो अभी कंप्लीट नहीं है तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या कॉस्ट आएगी, या बेचने में क्या कॉस्ट आएगी, उन सबको लेस करके जो है वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगी. इन्वेंटरीज encompass goods purchased and held for resale. तो इन्वेंटरीज मेनली वही चीज है जो कि गुड्स परचेज की जाती है और रीसेल के लिए रखी जाती है. फॉर एग्जांपल, मर्केंडाइज purchased by a retailer and held for resale
computer software held for resale, or land and other property held for resale. तो एग्जाम्पल है कुछ भी मर्केंटाइज है जो रिटेलर ने परचेज किए हैं और वो रखी हुई है बेचने के लिए, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो बेचने के लिए खरीदा गया है बेचने के लिए, या लैंड और या अदर प्रॉपर्टीज है जो कि बेचने के लिए, रीसेल के लिए, मतलब खरीदी गई है और फिर रीसेल के लिए रखी गई है. Inventories also encompass finished goods produced or work in progress being produced by the enterprise and include material, maintenance supplies, consumables. Inventory जो है कंज्यूम फिनिश गुड्स भी हैं जो कि प्रोड्यूस की गई हैं, या वर्क इन प्रोग्रेस जो कि प्रोड्यूस किया जा गया है एंटरप्राइज के द्वारा, बट और उसमें मटेरियल, मेंटेनेंस सप्लाईज, कंज्यूमेबल्स भी हैं. एंड लूज टूल्स अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. कंज्यूमेबल्स और लूज टूल्स जो कि वेट हो रहे हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस में वो कंज्यूम हो जाए. Inventories do not include spare parts, servicing equipment, and standby equipment, which meet the definition of property, plant equipment as per AS 10. Sir, आप एक बार explain. इन्वेंट्रीज जो है स्पेयर पार्ट्स या सर्विसिंग इक्विपमेंट या स्टैंड बाय इक्विपमेंट जो कि डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में, वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगी, इन्वेंट्रीज का पार्ट नहीं है. As per AS 10, property, plant and equipment, such items are accounted for in accordance with accounting standard 10, that is property, plant and equipment. तो जो spare part, service equipment, सर्विसिंग इक्विपमेंट या स्टैंड बाय इक्विपमेंट है जो प्लांट एंड मशीनरी के लिए है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जिसका नाम है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके हिसाब से यूज होगी. Measurement of inventory. Inventory should be valued at the lower of cost and net realizable value. तो इन्वेंट्री को हमने किस पे वैल्यू करना है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकालनी है? द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड comprise all cost of purchase, cost of conversion, and other costs incurred in bringing the inventory to their present location and condition. तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या आएगा? कॉस्ट जो परचेज की कॉस्ट है, या उसको अगर कन्वर्ट किया जा रहा है तो कन्वर्जन की कॉस्ट, या बाकी जितनी भी कॉस्ट हैं जो कि उस इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए या प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए की गई है. Cost of purchase. The cost of purchase consists of purchase price, including duties and taxes, other than those subsequently recoverable by enterprise from the taxing authority. तो cost of purchase में क्या है? Purchase है जिसमें कि duties और taxes भी include हैं, लेकिन उनको छोड़ के जो कि एंटरप्राइज टैक्सिंग अथॉरिटी से सब्सिक्वेंटली रिकवर कर लेगा. जैसे कि हम जीएसटी का इनपुट ले लेंगे तो जीएसटी को उस कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है. फ्रेट इनवर्ट्स एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन. तो फ्रेट इनवर्ट या बाकी एक्सपेंसेस जो कि उस एक्विजिशन के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं. Trade discount, rebates, duty drawbacks, and other similar items are deducted in determining the cost of purchase. So trade discount, rebates या duty drawbacks जो purchase में हमें मिलनी है उसको हम डिडक्ट कर देंगे determining the cost of purchase. Now second point is cost of conversion. The cost of conversion of inventories include costs directly related to the unit of production, such as direct labor. They also include a systematic allocation of fixed and variable production overheads that are incurred in converting material into finished goods. Cost of conversion में inventory एक तो जो unit of production की direct cost है, such as direct labor. They also include a system,
सिस्टमेटिक एलोकेशन की जो फिक्स्ड और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हैं जो कि उस मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलने के लिए इंकर किए गए हैं, या fixed production overheads are those indirect cost of production that remain relatively constant regardless of the volume of the production, such as depreciation and maintenance of factory building and the cost of factory management and administration. तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कौन से हैं? वो हैं जो कि प्रोडक्शन के वॉल्यूम से रिलेट नहीं करते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन या मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री जो है वो प्रोडक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, या फैक्ट्री मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी कॉस्ट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल production overheads are those indirect cost of production that vary directly or nearly directly with the volume of production, such as indirect material and indirect labor. तो variable production overheads क्या हैं? वो indirect cost है जो कि directly related है with the volume of production. जितनी यूनिट्स बनेंगी उसके अकॉर्डिंगली वो बढ़ेगा घटेगा, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर। The allocation of fixed production overhead for the purpose of their inclusion in the cost of conversion is based on the normal capacity of the production facility. जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं जो कि इंक्लूड किए जाते हैं इन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, वो क्योंकि दे आर नॉट रिलेटेड टू द वॉल्यूम, तो वो किस हिसाब से उसको ऑब्जर्व करेंगे? वो नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से उसको ऑब्जर्व किया जाता है। नॉर्मल कैपेसिटी इज द प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू बी achieved on an average over a number of periods or seasons under normal circumstances, taking into account the loss of capacity resulting from plant maintenance. तो नॉर्मल कैपेसिटी कैसे निकाली जाती है? वो नंबर ऑफ पीरियड्स या सीजन्स जो भी होते हैं कि भाई जैसे गर्मियों के सीजन में क्या है, सर्दियों के सीजन में क्या है, और जो लॉस ऑफ कैपेसिटी होगा, जबकि आपको मालूम है कि हर एक महीने के बाद या हर 4 महीने के बाद इसकी ओवरऑलिंग करने के लिए 2 दिन प्लांट बंद रहेगा, तो वो सब लॉस ऑफ कैपेसिटी वगैरह भी उसमें देखनी है। The actual level of production may be used if it approximates normal capacity. तो actual level of production use किया जाता है, may be used if it approximates the normal capacity. अगर ये normal capacity के equal है, approximately है। The amount of fixed production overheads allocated to each unit of production is not increased as consequence of low production or idle प्लांट। तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि अगर बाई चांस किसी वजह से लो प्रोडक्शन हुई है या प्लांट खाली पड़ा है तो उसकी वजह से उसको ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए फिक्स्ड ओवरहेड्स को आप एलोकेट करेंगे, उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं, आप नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से उसको एब्जॉर्ब करेंगे। Unallocated overheads are recognized as an expense in the period in which they are incurred. अब अगर आपका लो प्रोडक्शन है और आप उसको जो अब्जॉर्व कर रहे हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन में नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से, तो कुछ ना कुछ अनएलोकेटेड ओवरहेड्स बच जाएंगे, तो उनको रिकॉग्नाइज करना है एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। In periods of abnormally high production, the amount of fixed overheads allocated to each unit of production is decreased so that inventories are not measured over cost. अब ये क्या कह रहे हैं कि आपका जब लो प्रोडक्शन है तब तो आपको नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से ओवरहेड एलोकेट करनी है और बचे हुए को आपको एक्सपेंस में ले जाना है, लेकिन अगर हाई प्रोडक्शन है तब फिक्स्ड ओवरहेड्स को आपको डिक्रीज करके ही एब्जॉर्ब करना है ताकि इन्वेंटरीज जो हैं वो अबव कॉस्ट मेजर ना हो जाए।
variable overheads are assigned to each unit of production on the basis of actual use of production facility. और variable overhead में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हर यूनिट के लिए जो भी आप जितने एक्चुअली यूज हो रहे हैं उतने ही उसको लिया जाएगा. A production process may result in more than one product being produced simultaneously. एक प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है जिसमें कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं simultaneously. This is the case, for example, when joint products are produced or when there is a main product and a byproduct. तो ये केस तब हो सकता है जब या तो ज्वाइंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं या एक मेन प्रोडक्ट है और बाकी बाय प्रोडक्ट्स हैं. When the cost of conversion of each product are not separately identifiable, they are allocated between the products on a rational and consistent basis. और जबकि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ईच प्रोडक्ट की सेपरेटली नहीं आइडेंटिफाई हो सकती, तो वो एलोकेट किए जाते हैं एक रेशनल या कंसिस्टेंट बेसिस पे कि भाई ठीक है ये इसकी कॉस्ट 60% है, इसकी 40% है या कोई भी एक, और बट वो रेशनल और बेसिस जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. द एलोकेशन में बी बेस्ड फॉर एग्जांपल on the relative sales value of such each product, either at the stage in the production process when the products become separately identifiable or at the completion of the production. तो allocation जो है, जैसे कि आप relative sale value पे भी इनका मतलब cost of conversion को divide कर सकते हैं, चाहे तो वो प्रोडक्शन की स्टेज पे या जब वो सेपरेबल हो रहे हैं या कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन पे. मोस्ट बाय प्रोडक्ट्स एज वेल एज स्क्रैप और वेस्ट मटेरियल बाय देयर नेचर आर इमटेरियल. हालांकि काफी सारे बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि स्क्रैप या वेस्ट मटेरियल जो है वो तो इमटेरियल होते हैं बाय देयर नेचर. When this is the case, they are often measured at net realizable value and this value is deducted from the cost of main product. तो इस केस में क्या होता है, वो जनरली नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे मेजर किए जाते हैं और उस वैल्यू को कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट में से लेस कर दिया जाता है. As a result, the carrying cost of the main product is not materially different from its cost. और उसकी रिजल्ट की वजह से कैरिंग अमाउंट जो है मेन प्रोडक्ट का वो जनरली बहुत ज्यादा मटेरियली डिफरेंट नहीं होता है कॉस्ट से. नाउ अदर कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ओनली टू द एक्सटेंट दैट दे आर इनकर्ड इन द बिगिनिंग और beginning the inventory. Other costs are included in the cost of inventories only to the extent that they are incurred in bringing the inventories to their present location and condition. बाकी कॉस्ट वो है जो कि इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन पे या प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड ओवरहेड्स अदर देन प्रोडक्शन ओवरहेड्स और कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स for specific customers in the cost of inventory. एग्जाम्पल के तौर पे बाकी सारे ओवरहेड्स प्रोडक्शन ओवरहेड को हटा दें, या जैसे कि अगर किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए कोई प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है तो उसकी डिजाइनिंग कॉस्ट. Interest and other borrowing costs are usually considered as not related to bringing an inventories to their present location and condition and are therefore usually not included in the cost of inventory. तो इंटरेस्ट या बोरोइंग कॉस्ट जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है इन्वेंटरी को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए, तो इसलिए इनको कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में इंक्लूड नहीं किया जाता है. इंटरेस्ट कोई पार्ट नहीं हो सकता कॉस्ट का. इंटरेस्ट या हाँ वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है. अब एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में से क्या क्या निकालना है आपको. इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन अकॉर्डेंस इससे पहले एक बार उसको सम अप कर दो. ठीक है, यहाँ से जो था क्या क्या इंक्लूड करना है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन से.
कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में बेसिकली आप जब इन्वेंट्री, अगर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ये प्रोडक्शन के लिए है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए है, क्योंकि रिटेलर तो जो लाता है वो वही बेचता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, प्रोडक्शन होती है, तो कह रहे हैं उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं। तो उसको जब आप मटेरियल को फिनिश गुड्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं। अब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड क्या क्या होता है? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में उन्होंने बताया कि अच्छा, पहली चीज तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है, वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से अलग होते हैं, उनसे रिलेटिव नहीं होते। जैसे कि डेप्रिसिएशन है, मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री है, या बिल्डिंग फैक्ट्री मैनेजमेंट की कॉस्ट है, या एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट है। अब वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या होते हैं? जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपका मटेरियल जो कंज्यूम हो रहा है, या इनडायरेक्ट लेबर जो यूज हो रहा है। डेप्रिसिएशन तो सर फिक्स्ड में आ गया ना, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। हाँ, वेरिएबल में इनडायरेक्ट मटेरियल है और इनडायरेक्ट लेबर है। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स को आप किस तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे? तो फिक्स्ड ओवरहेड के लिए इन्होंने बोला है कि आप नॉर्मल कैपेसिटी प्रोडक्शन, क्योंकि आपको पर यूनिट बेस निकालना है फिक्स्ड ओवरहेड, आपको अमाउंट तो पता चल गया फिक्स्ड ओवरहेड का जी हमारा 10 लाख रुपए है। अब आप इसको पर यूनिट कैसे लेंगे? तो क्योंकि बेसिकली आपकी प्रोडक्शन जो है वो चेंज होती रहती है, किसी महीने में आपकी 1 लाख भी यूनिट प्रोड्यूस हो सकती है, किसी में 3 लाख हो सकते हैं, किसी में 50,000 हो सकती है। तो उसको किस तरीके से पर यूनिट डिवाइड करेंगे? तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि आप नॉर्मल कैपेसिटी निकालेंगे। नॉर्मल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे पीरियड्स का या सीजन का, कि आप अगर सर्दियों में 6 लाख यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और गर्मियों में 3 लाख करते हैं, तो आप एवरेज कर देंगे पहली चीज तो। और उसमें जो प्लांट मेंटेनेंस के लिए अगर प्लांट कभी बंद होता है तो उन डेज को भी आप लेस करेंगे। तो नॉर्मल कैपेसिटी आ गई। तो नॉर्मल कैपेसिटी से आप फिक्स्ड ओवरहेड्स को डिवाइड करके उसको पर यूनिट निकाल के उसको उस तरीके से आप इन्वेंट्री में जितनी यूनिट्स पड़ी हैं उस पर ऑब्जर्व करेंगे। अब मेन है कि अगर बाय चांस कभी आपका प्लांट जो है वो लो कैपेसिटी पे चल रहा है तो क्या होगा? वो कहते हैं अगर आपका लो कैपेसिटी पे चल रहा है तो आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं वो आपको जो आपने नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से निकाले हैं उसी पे ऑब्जर्व करोगे। तो जब आप उसी पे ऑब्जर्व करोगे तो आपके कुछ ओवरहेड्स बच जाएंगे, वो मतलब ऑब्जर्व नहीं हो पाएंगे फुली, तो आप उसको एक एक्सपेंस मान लेंगे उस पीरियड का जिस पीरियड में वो इनकर हुआ है। लेकिन अगर हाई कैपेसिटी पे प्लांट चल रहा है, अगर सपोज करो आपकी कैपेसिटी एवरेज कैपेसिटी 4 लाख यूनिट्स की है और प्लांट जो है आप 5 लाख पे चल रहा है, तो और उसको अगर आप नॉर्मल जैसे 4 लाख पे आपकी कॉस्ट आई थी 2.5 रुपए, अगर आप 2.5 रुपए के हिसाब से ऑब्जर्व करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगी, 12.5 लाख ऑब्जर्व हो जाएंगे, जबकि आपकी कॉस्ट है सिर्फ 10 लाख। तो आपको जब हाई कैपेसिटी पे चल रहा है तो आपको वो डिक्रीज कॉस्ट पे ऑब्जर्व करना है ताकि आपकी जो इन्वेंट्री है वो अबव कॉस्ट ना हो जाए। तो इसमें 2 चीजें हैं कि जब लो कैपेसिटी पे चल रहा है तब तो आपको नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से ही करना है, बच्चों को एक्सपेंस में ले जाना है। लेकिन हाई कैपेसिटी पे चल रहा है तो आपको डिक्रीज वैल्यू पे फिक्स्ड ओवरहेड्स को ऑब्जर्व करना है उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। और वेरिएबल वाले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वेरिएबल तो एक्चुअल यूज के हिसाब से यूज होंगे। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हमारे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स जैसे कौन कौन से बताए हैं इन्होंने? डेप्रिसिएशन हो गया, आपका फैक्ट्री का रेंट हो गया, और मैनेजमेंट की कॉस्ट हो गई। मैनेजमेंट की कॉस्ट, मेंटेनेंस, फैक्ट्री की रिपेयर मेंटेनेंस, फैक्ट्री मैनेजमेंट की कॉस्ट जैसे कि वो कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये चल सकता है। फोरमैन की कॉस्ट हो गई, भाई लेबर की। अब ये सारे जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो ये सारे खर्चे जो है, अब जो फैक्ट्री की रिपेयर मेंटेनेंस है वो रिपेयर मेंटेनेंस में चला जाता है। ऑफिस रिपेयर मेंटेनेंस और फैक्ट्री रिपेयर मेंटेनेंस जनरली इकट्ठे ही क्लब कर देते हैं। या डेप्रिसिएशन अलग होती है, लेकिन डेप्रिसिएशन में भी हम जनरली क्या करते हैं,
जो ऑफिस के इक्विपमेंट है उनकी भी डेप्रिसिएशन और फैक्ट्री के इक्विपमेंट उनकी भी डेप्रिसिएशन सब इकट्ठी आ जाती है। मतलब अगर एसी फैक्ट्री में लगा है या एसी ऑफिस में लगा है, वो उसको इकट्ठा ही तो अकाउंट खुला होता है। एयर कंडीशनर या लैपटॉप या कंप्यूटर जो है, चाहे वो फैक्ट्री में लगा है चाहे वो ऑफिस में लगा है, वो इकट्ठा ग्रुप होता है कंप्यूटर एंड So that सॉफ्टवेयर। is not most appropriate. It should be separated. हाँ, इट शुड बी सेपरेटेड। उसके बाद वाला क्वेश्चन है मेरा, तो एक तो ये भी था कि जनरली सेपरेटली नहीं रखते हैं, तो वो सारा का सारा उसमें नहीं आता। दूसरी बात, अगर हम डेप्रिसिएशन को या और ऐसे फैक्ट्री Factory ओवरहेड्स अलग करें। को अगर हम इन्वेंट्री में लेके जाते हैं, तो वो तो वन सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया, क्योंकि वो कह रहा है कि जो नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से, जो हमारे एक्सपेंसेस के हिसाब से जो पर यूनिट कॉस्ट आई, वो इन्वेंट्री की पर यूनिट कॉस्ट में ऐड करनी है। अगर वहां ऐड कर दी तो उसका सेकंड इम्पैक्ट क्या आएगा? एक साइड आपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बढ़ा दी, और वो जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं या डेप्रिसिएशन है, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में एज डेप्रिसिएशन या एज फैक्ट्री ओवरहेड्स या जो भी है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ ही रहे हैं, वहां से तो घटाया नहीं। नहीं सर, ये उस चीज की बात कर रहा है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट जो है वो एब्जॉर्ब बेसिस पे लेके जाते हैं। जब हम ये कॉस्ट बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बनाते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के केस में, ये उस टाइप की बात कर रहा है। क्योंकि अगर हम उस टाइप की करेंगे तो हम क्या करते हैं कि जितनी ये सेल में, ये मतलब प्रोडक्शन जितनी हुई बेसिकली, तो प्रोडक्शन में जब लेके जाएंगे कि भाई हमारी इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है, उसमें इतने कॉस्ट में है, तो नेचुरली अगर हम उसमें आप कह रहे हैं दूसरी तरफ उसमें से लेस नहीं हुई है प्रोडक्शन में से। सिंपल डेप्रिसिएशन की बात कर लो। नॉर्मल कैपेसिटी के साथ सपोज डेप्रिसिएशन 1 रुपया पर यूनिट आती है नॉर्मल कैपेसिटी से, राइट? अब 1 रुपया पर यूनिट आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में ऐड कर दी। 1 लाख यूनिट थी तो 1 लाख रुपए इन्वेंट्री की वैल्यूएशन तो बढ़ गई। डेप्रिसिएशन को हम माइनस थोड़ी करते हैं, डेप्रिसिएशन का खर्चा भी 1 लाख रुपए। हाँ, वही चीज है बेसिकली। अगर हम उस 1 लाख को इन्वेंट्री में ऐड नहीं करेंगे, ये तो मतलब एंट्री नहीं करनी, इसमें सिर्फ वैल्यूएशन करनी है हमें इन्वेंट्री। अगर हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में जो डेप्रिसिएशन है, that depreciation becomes part of inventory and that depreciation is also part of depreciation. तो to that extent inventory ओवर हो गई? नहीं, ऐसे है सर, जिससे सपोज करो एक की प्लांट कैपेसिटी 10 लाख यूनिट्स की है, ठीक है, और फिक्स्ड ओवरहेड्स उसके 50 लाख है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। इंक्लूडिंग फिक्स्ड तो फिक्स्ड मतलब वही है जो वो है, ठीक है ना। अब आप अगर डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस के साइड में आपने 50 लाख के इन्वेस्ट वो लिख दिए, ठीक है, और 8 लाख यूनिट आपने बेच दी, ठीक है, 2 लाख बची हुई है। अब 2 लाख में वो 5 रुपए के हिसाब से कॉस्टिंग आनी चाहिए। अगर मतलब 10 लाख रुपए वहां जानी चाहिए। अगर आप 10 लाख रुपए वहां नहीं लिखोगे तो आपका इस साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें लॉस दिखाई दे जाएगा, जो कि लॉस नहीं है एक्चुअल में। दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक्चुअली में हमें निकालनी है कि भाई मैंने 5 रुपए का सोल खरीदा, ठीक है, उसके ऊपर 2 रुपए की मेरी लेबर, ठीक है, डेप्रिसिएशन को हमने माइनस नहीं करना। डेप्रिसिएशन और अदर जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं दे विल रिमेन एज इट इज। हाँ, और वैल्यू इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कॉस्ट जो है इंक्रीज करके उसको दिखानी है, सो दैट जितना वो यूज होते हुए डेप्रिसिएशन या और फैक्ट्री ओवरहेड्स यूज होते हुए जो प्रोडक्शन होके बच गई उसमें उनका पार्ट आ जाए। हाँ, ताकि मतलब हमारा ये है इस बार ज्यादा लॉस ना दिखाई दे। अगर हम वो उसमें नहीं दिखाएंगे तो पता चलेगा हमारा लॉस दिखाई दे रहा है, जबकि एक्चुअल में प्रॉफिट है। अब नेक्स्ट में है आपका 10th पॉइंट में था वो वाला प्रोडक्शन प्रोसेस जहाँ की एक से ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो जब ज्वाइंट
होते हैं या कई बार क्या होता है, एक मेन प्रोडक्ट होता है और बाई प्रोडक्ट होता है। जॉइंट प्रोडक्ट का मेरे ख्याल से बेस्ट एग्जांपल है जब ऑयल को फिल्टर किया जाता है तो पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन ऑयल बनता है, तो वो ज्वाइंट प्रोडक्ट है। और मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, और कई बार मेन अब जब ऑयल को आप फिल्टर कर रहे हैं उसमें से ये सब निकल रहे हैं, तो आपको कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एक एक की तो नहीं पता चल रही है, तो फिर आप उसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स को कैसे ऑब्जर्व करेंगे? तो उसमें क्या होता है, कोई रेशनल या कंसिस्टेंट बेसिस ले लेते हैं, और वो रेशनल बेसिस जनरली उसका सेल प्राइस होता है कि भाई ये 40 रुपए का माल बिकता है, ये 60 रुपए का बिकता है, तो इसकी कॉस्ट इतनी होनी चाहिए और इसकी इतनी होनी चाहिए। अब बात आ जाती है जहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स हैं या स्क्रैप या वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, तो उसमें क्या होता है, जनरली जो स्क्रैप या वेस्ट मटेरियल होता है उसकी जो कॉस्ट होती है या उसका जो नेचर होता है वो इमटेरियल होता है। क्योंकि जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, शीट बना रहे हैं, अभी मैंने बनाए थे कुछ के, तो उसमें स्क्रैप जो है वो 5 रुपए किलो बिकता है, और जो ओरिजिनल प्राइस वो है वो 100 रुपए किलो बिक रही है, तो स्क्रैप एक इमटेरियल चीज हो जाती है, तो उसकी वजह से उसके मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी जनरली हमें क्या करना चाहिए कि जो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उस वैल्यू को कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट में से डिडक्ट कर देना चाहिए जब हम वो इन्वेंट्री वैल्यू कर रहे हैं। मतलब जैसे कि बेसिकली जो स्क्रैप है उसको तो स्क्रैप को नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे लेके जाएंगे। अब जब इन्वेंट्री वैल्यू करेंगे तो उसमें से जितनी स्क्रैप पड़ी हुई है अभी आपके पास, आपने इन्वेंट्री की वैल्यूशन निकाली 100 रुपए, ठीक है। अब आपके पास उस इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करने के लिए साथ में स्क्रैप भी पड़ी हुई है 5 रुपए किलो की उतनी, तो आपको इन्वेंट्री की वैल्यू में से वो जब आप स्क्रैप तो बेचोगे ना, तो वो पैसा तो आपके पास आ ही जाएगा, तो उसको डिडक्ट करना है आपको, वैल्यू 95 पे करनी है उसकी कॉस्ट। क्यों? आपके पास एज ऑन 31 मार्च 1000 केजी का फिनिश प्रोडक्ट है या 1000 केजी का रॉ मटेरियल है। हम प्लास्टिक दाने की बात कर लेते हैं, 1000 केजी प्लास्टिक दाना पड़ा है, रॉ मटेरियल एज इट इज उसका कुछ नहीं किया, तो उस केस में तो जो रॉ मटेरियल परचेज की कॉस्ट आई, जो उसके कार्टेज इनवर्ड आया, वो सब ऐड करके वो एज इट इज पड़ा, उसका कुछ नहीं किया। अब उसमें कुछ प्रोसेस हुआ तो 1000 किलो वो अलग हो गया, उसे छोड़ दो, तो उसकी वैल्यूएशन तो वहीं आ गई। अब कुछ 500-600 किलो ऐसा है जो प्रोसेस हो गया और उसका फिनिश प्रोडक्ट बन गया, उसकी कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट वगैरह वगैरह सब ऐड कर ली, वो सपोज 100 रुपए किलो आई, उसकी वैल्यू 500 किलो पड़ा है, तो वो तो 500 किलो पड़ा है, 100 रुपए किलो से पड़ा ही है। उसके अलावा कुछ 60 किलो 70 किलो वेस्ट निकली बाई प्रोडक्ट के रूप में, वो वेस्ट 5 रुपए किलो बिकेगी, तो वो भी पड़ी है 5 रुपए किलो की 70 किलो, तो उस 70 किलो को 5 रुपए से वैल्यू करेंगे। 500 किलो जो फिनिश प्रोडक्ट पड़ा है या वर्क इन प्रोग्रेस पड़ी है, उसकी जो भी ऐड करके फैक्ट्री ओवरहेड्स को जो भी वैल्यू आई उसे कर दिया। माइनस कहां से करेंगे? जब बिकेगा स्क्रैप बिक ही जाएगा, बिकेगा तो फिनिश प्रोडक्ट भी बिक जाएगा, बिकेगा तो रॉ मटेरियल भी बिक जाएगा। ये थोड़ी है स्क्रैप तो बिक ही जाएगी, पैसे आ ही जाएंगे इसलिए उसमें से माइनस कर दो, ऐसे थोड़ी है। दिस इज व्हाट यू सेड। तो ये से पढ़ लेते हैं, लास्ट में लिखा है, यहाँ से पढ़ते हैं, द एलोकेशन मे बी बेस्ड फॉर एग्जांपल ऑन द रिलेटिव सेल वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट either at the stage in the production process when the products become separately identifiable or at the completion of product। ठीक है, तो वो रिलेटिवली जब प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उस हिसाब से कर लिया। मोस्ट बाई प्रोडक्ट्स, यहां से पढ़ना था, मोस्ट बाई प्रोडक्ट्स as well as scrap or waste materials by their nature are immaterial. When this is the case, they are often measured at net realizable value and this value is deducted from the cost of the main product। माइनस क्यों करनी है?
As a result, the carrying cost of the main product is not materially different from its cost. सर है कि जो हमने When मेन this is the case, they are often measured at net realizable value, and this value is deducted from the cost of main product. हाँ, क्यों? क्योंकि जैसे हमने जो फूड्स की प्रोडक्ट कॉस्ट निकाली है, हमने उसको ले लिया है कि भाई ये प्लास्टिक दाना मेरा इतना यूज हुआ, इतना ये सब यूज हुआ, इतना ये सब यूज हुआ, उससे हमने करके 50 रुपए किलो की प्रोडक्शन की कॉस्ट निकाल ली। ठीक है, अब जो मेरा स्क्रैप बचेगा जब मैं बेचूंगा तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट में से माइनस होना चाहिए ना। आपका मतलब ये है, एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि 1000 किलो दाना अगर यूज होता है तो 970 किलो प्रोडक्शन होती है। 30 किलो की प्रोडक्शन में से 10 किलो खराब वो एवोपरेट हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, और 20 किलो स्क्रैप निकलती है। अब जो 1000 किलो आपने दाना यूज किया, एट द एंड ऑफ द ईयर बेचा कुछ नहीं, एग्जांपल के लिए 970 किलो तो फिनिश प्रोडक्ट पड़ा है, 10 किलो का वेट लॉस हो गया और 20 किलो स्क्रैप पड़ी है। अब आपने जब 970 किलो की आपने वैल्यू निकालनी है तो उसमें 1000 किलो दाना परचेज करने की वैल्यू ऐड की, उसकी कार्टेज इनवर्ड ऐड की, उसकी वेरिएबल सारे खर्चे ऐड कर दिए, उसके बाद फिक्स ओवरहेड्स को नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए सारी ऐड कर दी। तो सारी की सारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है 1000 किलो दाने के हिसाब से वो सारी की सारी 970 पे चली गई। ये मीनिंग हुआ। अब जो वेट लॉस हो गया तो वेट लॉस हो गया, 970 में कंज्यूम हो गया। जो बचा 20 किलो जो स्क्रैप है उसको क्योंकि अलग से, क्योंकि पड़ा है फैक्ट्री में है, तो उसको 5 रुपए किलो ही बिकेगा, तो 1000 रुपए की उसकी वैल्यूएशन वहां कर दी वेस्ट की। और ये 1000 रुपए क्योंकि ऑलरेडी इसकी कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है 970 में, इस वजह से वो 1000 रुपए वहां से माइनस कर दी। माइनस करेंगे। ठीक है, अब बेटर क्लैरिटी आई या पहले क्लैरिटी थी? नहीं, आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इस चीज को। पर पहले क्लैरिटी नहीं आ रही थी। हाँ, क्यों घटाना है? ठीक है, ठीक है। हाँ, अब अदर कॉस्ट में क्या कह रहा है वो? Other costs are included in the cost of inventories only to the extent that they are incurred in bringing the inventories to their present location and condition. For example, it may be appropriate to include overheads other than production overheads or the cost of designing products for specific customers in the cost of inventories. हाँ ठीक है, अगर कोई डिजाइन कराया स्पेसिफिक तो वो तो उसमें ऐड हो जाएगी। प्रोडक्शन ओवरहेड से अलावा भी और ओवरहेड्स हैं, यानी कि अगर उसको क्या कहना चाह रहा है ये, वो क्यों अप्रोप्रिएट इंक्लूड क्यों करना है इसमें? बाकी जो उस प्रोडक्ट को आज की कंडीशन में या आज की लोकेशन पे लाने के लिए जो बाकी खर्चे किए गए हैं, जैसे कि अगर किसी कस्टमर के लिए कोई आपने डिजाइन किया है प्रोडक्ट, तो ठीक है, वहां तक तो ठीक है। मान लो हमने फैक्ट्री से गोडाउन में ले गए, फैक्ट्री से गोडाउन में लेने के जाने के जो कार्टेज का खर्चा है वो भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, अब मान लो कोई स्टॉक हमने जॉब वर्कर के पास भेजा, तो जॉब वर्कर तक भेजने की भी जो कॉस्ट लगी, अब प्रेजेंट लोकेशन क्या है? जॉब वर्कर की लोकेशन, तो जॉब वर्कर की लोकेशन तक पहुंचाने की भी जो कॉस्ट लगी वो भी हम उसकी उसमें वैल्यू में ऐड करेंगे, ना कि सिर्फ उसकी परचेज कॉस्ट ऐड करेंगे। से 100 किलो दाना हमने 100 रुपए के रेट से खरीदा था और उठा के जॉब वर्कर के पास भेज दिया। 100 किलो दाना 100 रुपए के हिसाब से 10 कितना हो गया? 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए का दाना हमने खरीदा और जॉब वर्कर को भेज दिया और उस पर 50 रुपए कार्टेज लगी, तो वो 10,000 50 रुपए वैल्यू मानी जाएगी, ना कि 10,000 कॉस्ट। और interest and other borrowing costs are usually considered as not relating to bringing the inventories to their present location and condition and are therefore usually not included in the cost of inventories. हालांकि जितनी भी हम सीसी लिमिट लेते हैं वो स्टॉक को मेंटेन करने के लिए लेते हैं,
स्टॉक को कैरी करने के लिए लेते हैं, बुक डेट्स को कैरी करने के लिए लेते हैं, लेकिन वो उसको बोरोइंग कॉस्ट को अलग ही दिखाते हैं, उसमें उसकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में ऐड यूजुअली नहीं करते हैं। यूजुअली नहीं करते हैं, बट अगर किसी की पॉलिसी है या कुछ है तो वो कर भी सकता है। हाँ उन्होंने कहा यूजुअली नॉट इंक्लूडेड है। हाँ अब चलो नाउ है एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज में से क्या क्या निकालना है। In determining the cost of inventories in accordance with paragraph 6, it is appropriate to exclude certain costs and recognize them as expense in the period in which they are incurred. डिटरमाइन करने के लिए आपको पैरा 6 के अकॉर्डिंगली करनी है, और उसमें से कुछ सर्टेन कॉस्ट या ऐसे एक्सपेंस आपको रिकॉग्नाइज करने हैं जो कि एक्सक्लूड करने हैं। एग्जांपल इन्वेंट्री के यहाँ पे ना पहले भी जो लिखा था एक्सपेंस ऑफ दीज एक्सपेंसेस इन द पीरियड देम एज एक्सपेंसेस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड, ऊपर भी लिखा था, वहां पर भी कंफ्यूजन क्रिएट था कि भाई क्यों कंफ्यूजन आ रहा था कि जो हमारा नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट आई 1 रुपया, सपोज, तो हमने वो तो 1 रुपए के हिसाब से मान लो 10,000 यूनिट है तो 10,000 रुपए हमने उसकी वैल्यू बढ़ा दी इन्वेंटरीज की, लेकिन बैलेंस वो करा था एक्सपेंस ऑफ इन दिस पीरियड। तो बैलेंस क्या, वो तो एक्चुअली तो एक्सपेंस ऑफ सारा ही करना है, क्योंकि जो कॉस्ट जो इन्वेंट्री है वो तो एज ऑन ईयर एंड है। इन्वेंट्री का 10-12 गुना प्रोडक्शन होती है, तो एक्चुअली तो जो ओवरहेड्स हैं वो टोटल है, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में चले ही गए, तो जाना ही है एक्सपेंस ऑफ। तो वो उस समय भी कह रहा था कि बैलेंस को एक्सपेंस ऑफ करना है, बैलेंस को तो क्या एक्चुअली तो एक्सपेंस ऑफ सारे को करना है। जब हम कह रहे हैं बैलेंस को एक्सपेंस ऑफ करना है का सिंपल मीनिंग होता है कि जितना हमने नॉर्मल कैपेसिटी से उसका फिक्स ओवरहेड्स का कंट्रीब्यूशन जो है इन्वेंट्री में ऐड कर दिया, उसको माइनस करना है एक्सपेंस ऑफ करने से, वहां पर ये मीनिंग जा रहा था। कॉस्ट शीट बनाने की कह रहा है हमें। चलो तो आगे बढ़ते हैं। वक्त जब करेंगे ना तो फिर हम उसको बैलेंस को एक्सपेंस ऑफ में लेके जाएंगे ना। कॉस्ट शीट तो हमें फिर टोटल ही बनानी पड़ेगी कि क्या इन्वेंट्री और क्या सेल करेगा। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे फिक्स ओवरहेड्स हैं से 10 लाख है और 10,000 यूनिट पर 1 रुपया यूनिट नॉर्मल कैपेसिटी से आता था, तो 1 लाख रुपए हमारे इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई। बाकी 9 लाख एक्सपेंस ऑफ करने हैं या एक्सपेंस ऑफ पूरे 10 लाख करने हैं। यही मेरा क्वेश्चन पहले भी था उस समय। नहीं सर, एक्चुअली क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में तो आप पूरे के पूरे 10 लाख लेके जाएंगे, लेकिन जब कॉस्ट शीट होएगी ना, जब आप कॉस्ट शीट बनाएंगे कि इसकी कॉस्ट क्या आ रही है पर यूनिट की, तो कॉस्ट शीट में क्या है कि आपने सपोज करो उस साल में कॉस्ट शीट की तो बात ही नहीं कर रहा ना सर, कॉस्ट निकाल रहे हैं तो कॉस्ट शीट की बात कर रहे हैं ना। बेसिकली यहाँ पे हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहे हैं। तो एक तरह से हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं सर। नीचे एग्जांपल्स क्या क्या है। एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्टेड मटेरियल्स, लेबर और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट। कि नॉर्मल जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है या नॉर्मल जो लेबर होती है वो तो आपने एब्जॉर्ब कर ली। तो जो एबनॉर्मल है, अगर एबनॉर्मली कोई वेस्ट मटेरियल हुआ है या एबनॉर्मली आपका कोई प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है किसी वजह से, तो वो आपको इन्वेंट्री में ऐड नहीं करनी है। स्टोरेज कॉस्ट अनलेस दोज कॉस्ट आर नेसेसरी इन प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू ए फर्दर प्रोडक्शन स्टेज। अगर कोई स्टोरेज कॉस्ट है तब तक इंक्लूड नहीं करेंगे जब तक कि वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में फर्दर प्रोडक्शन स्टेज पे जाने से पहले की स्टोरेज कॉस्ट है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोडक्ट को, मान लो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्जांपल थोड़ा सा आप, क्योंकि उसने यहाँ बता दिया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए इस इन्वेंट्री वैल्यूएशन का यूएल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो, मैं यही दे रहा हूँ समझने के लिए, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसको आगे प्रोसेस करने के लिए पहले फ्रेगमेंट होने की जरूरत है। फ्रेगमेंट होने के लिए उसे
ऐसे कोल्ड स्टोर या ऐसे प्लेस में जाना रखना जरूरी है जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, कंट्रोल टेम्परेचर पर, कंट्रोल टाइम के लिए वहां उसे ले जाना ही है, तभी वो उसकी ग्रोथ होगी और वो मैंडेटरी है। तो वो वाली कॉस्ट उसकी इन्वेंट्री में ऐड करनी है। और अगर वो मैंडेटरी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक्सेस प्रोडक्शन है, आप उसको स्टोर कर रहे हो, या तो प्रोडक्शन के बाद इन्वेंट्री बनने के बाद जो बाद स्टोरेज स्टोर कर रहे हो, हाँ, तो वो कॉस्ट उसमें ऐड नहीं होगी। Now next administrative overheads that do not contribute to bringing the inventories to their present location and condition. तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं जो कि इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन पे लाने के लिए खर्च नहीं किए गए, यानी जैसे कि ऑफिस मेंटेनेंस है तो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव लेंगे और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं लेंगे। इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं लेंगे। कॉस्ट formulas. The cost of inventories of items that are not ordinarily interchangeable and goods or services produced and segregated for specific projects should be assigned by specific identification of their individual cost. Cost of inventory वो कह रहा है जो कि इंटरचेंजेबल नहीं है। गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस की गई हैं सेग्रीगेट फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स शुड बी असाइन्ड बाय स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉस्ट। अगर कोई स्पेसिफिक इंटरचेंजेबल नहीं है आइटम्स, कोई भी इन्वेंट्री जो कि आपस में इंटरचेंजेबल नहीं है और नॉर्मली ऑर्डिनरी, दे आर नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। इन्वेंट्रीज कौन सी इन्वेंट्रीज? उन आइटम्स की दैट आर नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, या एंड दोज गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सेग्रीगेटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए वो इन्वेंट्री या बनाई गई है, प्रोडक्शन हुई है उसकी, देन दे शुड बी असाइन्ड, उनकी कॉस्ट, उन इन्वेंट्री की कॉस्ट should be assigned by specific identification of for the individual cost. मान लो डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं और एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आ गया, वो उस प्रोजेक्ट के लिए कोई स्पेसिफिक एक हमने कोई इन्वेंट्री क्रिएट की, इन्वेंट्री प्रोडक्शन की, तो उस स्पेसिफिक जो प्रोडक्शन है इन्वेंट्री की जो कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगनी है, उसको स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करके उसी में ऐड करना है। Specific identification of cost means that specific costs are attributed to identified item of inventory. तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ये है कि जो स्पेसिफिक कॉस्ट है जो एक आइडेंटिफाइड आइटम ऑफ इन्वेंट्री है उसी के लिए एट्रीब्यूट करनी है। दिस इज एन एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर आइटम्स दैट आर सेग्रीगेटेड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो एक ये एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है उन आइटम्स के लिए जो कि सेग्रीगेट करनी है एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव बीन परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड। उस चीज को नहीं देखना है कि वो परचेज की गई है या प्रोड्यूस की गई है। However, when there are large number of items of inventory which are ordinarily interchangeable, specific identification of cost is inappropriate, since in such circumstances an enterprise could obtain predetermined effects on net profit or loss for the period by selecting a particular method of ascertaining the item that remains in inventory. हालांकि जहां पे लार्ज नंबर ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्री हैं विच आर ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, जो कि एक मतलब इंटरचेंजेबल जिनका यूज है कि भाई एक की जगह दूसरी यूज की जा सकती है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज इनअप्रोप्रिएट। उसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन जो है वो इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि इस सर्कमस्टांसेस में वो एंटरप्राइज कुड ऑब्टेन। सर एक बार आप समझाइएगा, मेरा फोन आ रहा है। जो इंटरचेंजेबल आइटम्स हैं उनकी बात अलग कर रहे हैं, और जो
इंटरचेंजेबल नहीं है, वो उसने पहले बात की थी कि जो जनरली ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल नहीं है तो उसको स्पेसिफिक सेग्रीगेट कर स्पेसिफिक कॉस्ट उस स्पेसिफिक इन्वेंट्री के लिए ऐड की जा सकती है, उस प्रोजेक्ट के लिए ऐड हो जाएगी। लेकिन जो इंटरचेंजेबल नहीं है, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक का दाना ही लें, उसमें प्लास्टिक का दाना है 50 प्रोडक्ट, जितनी हमारे पास 50 डाई हैं, जोन सी डाई लगाएंगे वो वाला प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाएगा, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। तो अब ये नहीं पता कि कौन सा कब किस समय किसकी कितनी डिमांड आई, उसके हिसाब से वो बना दिया। और उसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, छोटा मोटा इधर उधर करके, कभी कुछ प्रोडक्ट बन गया कभी कुछ प्रोडक्ट बन गया, तो वो इंटरचेंजेबल है। तो उसको उसको मतलब कहाँ तक स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करते रहेंगे, तो वो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल भी नहीं है जनरल उसमें सिचुएशंस में, और इनअप्रोप्रिएट है। इसलिए वो जो उन सर्कमस्टांसेस में एंटरप्राइज क्या करता है, एक प्री डिटरमाइंड इफेक्ट ले लेता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पे, by selecting a particular method of ascertaining the items that remain in inventories। तो जो इन्वेंट्री बची उसका जैसे फीफो है, लीफो है, या जो भी उसका मेथड उसने लिया, वो वाला मेथड यूज करते हुए उसको इन्वेंट्री को कर लेता है, या स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है। The cost of inventory other than those dealt with in paragraph 14 should be assigned by using the first in first out method or weighted average cost formula. The formula used should reflect the fairest possible approximation to the cost incurred in bringing the item of inventory to their present location and condition. तो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो पैराग्राफ 14 की है उसको अगर छोड़ दें तो उसमें क्या है, 14 मतलब स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड आइडेंटिफिकेशन जो हम कर रहे हैं, जो इंटरचेंजेबल है, स्पेसिफिकली हमने कैटेगरी सेग्रीगेट कर दिया है उनको छोड़कर। तो उसमें आपको एवरेज कॉस्ट मेथड, इसमें जनरली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ले लेते हैं या एवरेज कॉस्ट वैल्यू, वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला। तो बेसिकली उसमें किसी भी मेथड से जो आपने लिया है उसके हिसाब से जो कंसिस्टेंटली आप यूज करेंगे तो उस हिसाब से उसको डेल्ट करना है। फॉर्मूला यूज शुड रिफ्लेक्ट द फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन टू द कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग, और जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं वो उसकी फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन कॉस्ट जो है उसको जो फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूले को एक्यूरेसी के साथ, जो फेयरेस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी के साथ या फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन के साथ यूज करनी है, और जितनी कॉस्ट इनकर हो गई उन इन्वेंट्री में उस पोजीशन में लाने के लिए, उस प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक लाने के लिए वो उसको यूज करना है। A variety of cost formulas is used to determine the cost of inventories other than those for which specific identification of individual cost is appropriate. थक गए हो तो कोई और पढ़ ले। हाँ रोहित, वैसे तो आज 9:40 हो गए, अभी कितना आगे करना है? टाइम तो हो गया आज का। 3 पेज बोलोगे तो बचे हैं। कंटिन्यू। 3 पेज बचे हैं। कैसे होगा आज? छोड़ दें, चलो कल करेंगे यहाँ से। ये 17 वाला पढ़ लेते हैं, 17 एक पैरा से। चलो ये 17 मैं पढ़ देता हूँ, ये आप ही पढ़ दो, फिनिश करो। इसको खत्म कर देते हैं। A variety of cost formula is used to determine the cost of inventory other than those for the specific identification of individual cost is appropriate। तो जिसमें इंडिविजुअल कॉस्ट का स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हो सकता है उसको तो छोड़ दें, तो बाकी के लिए कॉस्ट फॉर्मूला जो है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज के लिए एक बहुत सारे कॉस्ट फॉर्मूलाज हैं। The formula used in determining the cost of an item of inventory needed to be selected with a view to provide
the fairest possible approximation to the cost incurred in bringing the item to its present location and condition. तो फॉर्मूला जो आपको यूज करना है वो देखना है कि वो जनरली उसकी फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन कॉस्ट जो करी गई है उस आइटम को प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट लोकेशन बनाने के लिए उसको रिफ्लेक्ट करता हो. The FIFO formula assumes that the item of inventory which were purchased or produced first are consumed or sold first. FIFO method हमें पता ही है कि first in first out की जो item of inventory पहले purchase की गई थी या produce की गई थी वो पहले consume हो गई या पहले बेच दी गई. And consequently, the items remaining in inventory at the end of the period are those most recently purchased और produced. तो जो हमारे इन्वेंट्री में आइटम है इस वक्त वो हैं जो कि recently प्रोड्यूस की गई है या recently परचेज की गई है. Under the weighted average cost formula, the cost of each item is determined from the weighted average of the cost of similar items at the beginning of the period and the cost of similar item purchased and produced during the year. Weighted average cost में तो हम क्या लेंगे कि जो हमारे पीरियड के बिगिनिंग में जो वेटेड एवरेज थी उन्हीं आइटम्स की और जो आइटम्स परचेज की गई या प्रोड्यूस की गई ड्यूरिंग द पीरियड उन सबका वेटेड लेना है. द एवरेज में बी कैलकुलेटेड ऑन ए पीरियोडिक बेसिस और एट एज ईच इंडिविजुअल शिपमेंट इज रिसीव्ड डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंटरप्राइज. या और जो एवरेज निकालना या तो पीरियोडिक बेसिस पे निकाल लेते हैं या शिपमेंट बेसिस पे निकालते हैं. एडिशनल शिपमेंट जब आती है तो वो हर एक एंटरप्राइज का अपनी सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है. वेटेड एवरेज में जनरली क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक की जो भी है 10 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से 500 रुपए. अब नई परचेज की मान लो 500 यूनिट 49 रुपए कुछ पैसे से उसका जो भी वैल्यू आई वो ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल यूनिट हो गई 10 पहले थी 500 अब खरीदी तो 510 यूनिट और जितनी टोटल कॉस्ट थी ओपनिंग वाली और ये वाली परचेज की मिला के उसकी वो वेटेड एवरेज कॉस्ट हो गई. तो जब हम इसमें से इशू करते हैं तो जो हमारी वेटेड एवरेज अब आ चुकी है उस रेट पर इशू करेंगे हमेशा. तो जब प्रोडक्शन जब परचेज आती रहेगी उसकी वो पुरानी वाली यूनिट और पुरानी वाली ऐड में वैल्यू में ऐड हो जाएगी और वेटेड एवरेज निकल जाएगी जितनी यूनिट उस समय और फिर जब इशू होगी तो उस रेट पे इशू होगी. तो जनरली ऐसा करते हैं, पीरियोडिकली करते रहते हैं. या कई बार क्या करते हैं मंथ एंड पर देख लेते हैं कि भी कितनी उसकी वेटेड एवरेज है. तो ओपनिंग की जो एवरेज आ रही है रेट यूनिट रेट मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू. अप्रैल के मंथ में टोटल यूनिट्स इतनी खरीदी टोटल रेट उसका इतना था इतनी टोटल वैल्यू हो गई. कई बार जीएसटी का इम्पैक्ट है कि इनपुट मिल जाएगा कहीं भी नहीं मिलेगा तो जहां नहीं मिलेगा उसको ऐड करते रहे जो भी कॉस्ट है. टोटल देखा अप्रैल में कितनी आई, ओपनिंग स्टॉक क्या था, ड्यूरिंग द मंथ क्या हुआ, उसको टोटल कर लिया कॉस्ट और टोटल कर दिया यूनिट्स डिवाइड कर दिया उसकी एवरेज आ गई. तो अप्रैल में जितनी भी इशू हैं वो तो मार्च की जो क्लोजिंग एवरेज थी उससे कर दिया. अप्रैल के जब क्लोजिंग आया जो वेटेड एवरेज आई वो मई में जितनी इश्यूज हैं उस रेट से आउट करते रहे. ऐसा करते रहते हैं. ठीक है जी. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी 2 रह गया हमारा, कल करते हैं. ठीक है सर.